दोस्तों चैप्टर 1 की शुरुआत होती है हमारे प्रोटैगनिस्ट से। वो यहाँ किसी से कंप्लेन कर रहा है। वो कहता है कि उसके मैनेजर ने ये काम उसे सिर्फ इसलिए दिया है क्योंकि और कोई भी दूसरे जूनियर्स वहाँ मौजूद नहीं थे। चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं तो तब हमें पता चलता है कि वो किसी रोबोट से बात कर रहा था। दरअसल वो यहाँ रोबोट को मैनेजर के साथ के अपने दुखड़े सुना रहा है। हाँ, ये बात और है कि उसकी बातें इस रोबोट को समझ में नहीं आती। दोस्तों बात एक्चुअली ये है कि हमारा मेन कैरेक्टर बस यहाँ फ्रस्ट्रेट हो गया है क्योंकि उसके दुखड़े सुनने वाला कोई भी इंसान वहां मौजूद नहीं है। वो खुद को अकेला महसूस कर रहा है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसने गलत जगह चुन ली नौकरी करने की। 2 महीने पहले तक तो बड़ा ही खुश था क्योंकि उसे फाइनली अपनी मिलिट्री सर्विसेज से डिस्चार्ज मिल गया था। वो इतना खुश था कि उसे बाहर का मौसम भी सुहाना लगने लगा था। अपनी सर्विसेज से डिस्चार्ज होने के तुरंत बाद ही उसे पता चला कि उसके पेरेंट्स कहीं और ही शिफ्ट हो चुके हैं। बट जाते जाते वो हमारे मेन कैरेक्टर के लिए कुछ अच्छा काम करके गए। दरअसल उसके पेरेंट्स ने हमारे मेन कैरेक्टर के लिए एक स्टूडियो अपार्टमेंट रेंट पर लिया था, जिसका उन्होंने डिपॉजिट और आने वाले 6 महीने का रेंट भी एडवांस में चुका दिया था। जिसका मतलब ये है कि उसे अब अपने अपार्टमेंट में अकेले ही रहना होगा। हालांकि मिलिट्री सर्विस करने के बाद उसके पास अच्छी खासी सेविंग्स हो गई है, जिसकी वजह से उसे कुछ वक्त तक प्रॉब्लम नहीं होगी। बट हम जानते हैं कि अकेलेपन का इलाज पैसा नहीं है, तो इसलिए जरा सा भी वक्त गवाए बिना ही वो लग गया जॉब्स ढूंढने के लिए। मगर उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि उसे कोई भी मामूली नौकरी भी नहीं मिल रही थी, और कुछ लोगों ने तो उसे इंटरव्यू देने का मौका तक नहीं दिया। उसे उसकी शक्ल देखकर ही लोग उसे बाहर से भगा दे रहे थे। जिसके बाद थक हार कर अपनी यह दास्तान हमारा मेन कैरेक्टर अपनी बहनों को बताता है। पहले तो वो दोनों उसकी अच्छी खासी खिंचाई करते हैं, बट बाद में उसकी एक बहन बताती है कि एक डिलीवरी कंपनी उसके जैसी गंदी शक्ल वालों को हायर कर रही है, तो वो रेकमेंड करती है अपने भाई को। दोस्तों हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है किम, और वो किसी डिलीवरी कंपनी के लिए काम कर रहा है। और हम इसे इस वक्त किसी फैसिलिटी में देख सकते हैं। ये एक लॉजिस्टिक सेंटर है जहाँ से ये कंपनी अपने कस्टमर्स के पैकेजेस को डिस्पैच करती है। और हम देख सकते हैं कि यहाँ मोस्टली जो भी काम है वो सारा रोबोट्स और ड्रोन्स कर रहे हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर एक लौता इंसान है जो यहाँ पर काम कर रहा है। उसे लगता है कि मैनेजर से अच्छे तो ये रोबोट्स हैं। हाँ भाई, आई फील यू। उसके मैनेजर ने उसे जो काम दिया था वो काम खत्म करने के बाद जब वो फ्री हुआ, तो तब उसे जोर से दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई देती है। वो किसी तरह दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। जब वो काम नहीं आया तो तब वो मैनेजर को कॉल लगाने की कोशिश करता है, बट वो भी काम नहीं आता क्योंकि मैनेजर की सारी कॉल्स वॉइस मेल पर जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। उसने पहले तो सोचा कि टोल फ्री इमरजेंसी नंबर पर कांटेक्ट करके कहीं से मदद बुलाई जाए, बट वो उस आइडिया को तुरंत ही खारिज कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि इस छोटी सी बात के लिए उसका मैनेजर उस पर चिल्लाना शुरू कर देगा। तो तब वो अपनी परिस्थिति की जानकारी मैसेज करके अपनी बहन को देता है, जिसने एक सेकंड भी नहीं लगाया अपने भाई का मजाक उड़ाने के लिए। बट फिर तभी अचानक से उसकी बहन लिखती है कि उसे अभी अभी कहीं से पूरी की पूरी बिल्डिंग गिरने की आवाज़ सुनाई दी। किम तुरंत ही अपने सिस्टर को कॉल लगाता है, बट वो उससे कुछ बात कर पाता उससे पहले उसे फैसिलिटी की तरफ से रेड अलर्ट मिलता है, जिसकी अनाउंसमेंट में वहां मौजूद सभी एम्प्लॉयज़ को ये पूरा एरिया खाली करने के लिए कहा जाता है। अनाउंसमेंट सुनते ही किम वहां दरवाजे को अपने हाथों से जोर जोर से पटकने की कोशिश करता है ताकि किसी तरह लोगों को बता सके कि वो यहाँ पर फंसा हुआ है। मगर वो श्योर नहीं है कि इतने शोर में कोई इसकी आवाज़ सुन भी पाएगा या नहीं, इसलिए लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर वो इमरजेंसी नंबर डायल करता है। मगर जब उसने सिग्नल देखा तो तब उसकी ये कोशिश भी नाकाम हो गई। वो नहीं जानता कि ऐसे में वो क्या करे। बट फिर सडनली उसे दरवाजे के पीटने की आवाज़ सुनाई दी। वो देखता है कि कोई दूसरी तरफ से दरवाजे को जबरदस्ती ब्रूट फोर्स के जरिए खोलने की कोशिश कर रहा है। मगर किम यहाँ कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है क्योंकि उसे ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं कि अगर उसने आवाज़ की तो हो सकता है कि उसकी जान खतरे में पड़ जाए। इसलिए वो बेबस होकर वहीं दरवाजे के पास कुछ इस तरह से बैठ गया। दोस्तों अब 3 दिन हो चुके हैं हमारे प्रोटैगनिस्ट को यहाँ पर फंसे हुए। वो नहीं जानता कि बाहर क्या हुआ, बाहर किसी तरह की जंग शुरू हो गई या क्या हुआ, उसे कोई खबर नहीं है। बस वो इतना समझता है कि अभी वो अगर जिंदा है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कई दिनों से यहाँ पर फंसा हुआ है। और अब क्योंकि वो रेड अलार्म भी कल से बंद है तो उसे नींद भी अच्छी खासी आ रही है। यहाँ पर इस फैसिलिटी में उसके पास खाना पीना सब कुछ है, बट जो नहीं है वो है किसी से भी मदद मांगने का जरिया, क्योंकि एक तो नेटवर्क नहीं है और ऊपर से उसकी मोबाइल की बैटरी भी खत्म हो रही है। वो नहीं जानता कि बाहर के हालात क्या हैं। वो बस यहाँ प्रे करता है कि सभी सुरक्षित हों। और फिर दोस्तों वो घड़ी आती है जिसका मैं सालों से इंतजार कर रहा था। किम को हवा में तैरती हुई कुछ विंडोज दिखाई देती हैं, जिसके अनुसार किम को किसी चीज के लिए चुना गया है और वो उसे सजेस्ट करती है कि वो अपनी अवेकन एबिलिटी को चेक करे। और फिर एक और विंडो पॉपअप होती है जिसमें लिखा है कि वो उसके सामने वाले पूरे एरिया को अपने खुद के सब स्पेस में स्टोर कर सकता है, जिसके लिए उसे सिर्फ एक ही मौका मिलेगा। और दोस्तों ये खिड़कियां देखकर उसे लगता है कि अब फाइनली वो अपना दिमागी संतुलन खो चुका है, जिसकी वजह से अब वो फैंटेसी और रियलिटी में फर्क भी करना भूल गया है। थोड़े समय तक इस चीज को मजाक में लेने के बाद
वो डिसाइड करता है कि वो इस पूरी फैसिलिटी यानी इस पूरे लॉजिस्टिक सेंटर को ही अपने सब स्पेस में स्टोर करना चाहता है। एक बार जब इसकी कंफर्मेशन सिस्टम को मिल गई कि किम सचमुच में इस पूरी फैसिलिटी को अपने सब स्पेस में स्टोर करना चाहता है, तो तब अचानक से किम बाहर टेलीपोर्ट हो गया, जिससे उसके साथ साथ हमें भी पता चलता है कि बाहर दुनिया का क्या हाल हो रखा है। मुंडी घुमाने पर वो अपने मैनेजर के बेजान शरीर को देखता है। फिर उसे ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करने के कुछ नोटिफिकेशंस मिलते हैं, जिसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। अपने मैनेजर को इस तरह बेजान पड़ा हुआ देखकर किम वहीं उसी वक्त उल्टी कर देता है, मगर उसे खुद को संभालने का मौका मिलता उससे पहले ही वो खुद के सामने एक बड़ी सी परछाई देखता है। अगले पैनल में हमें पता चलता है कि वो किसी तरह का और मॉन्स्टर है। वो बिना मुड़े ये समझ जाता है कि उसके पीछे जरूर कोई डरावनी चीज है जिससे उसकी जान को खतरा है, क्योंकि उसे अपने पीछे किसी की गुर्राने की आवाज सुनाई दी थी। पहले तो उसे लगा कि कोई गोरिल्ला या भालू होगा, मगर फिलहाल वो अपने सारे फालतू के विचारों को साइड में रखते हुए वहां से कल्टी मार लेता है। उस औरत को देखकर वो समझ नहीं पाता है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। वो किसी तरह उस औरत से अपना पीछा छुड़वाने की कोशिश करता है, मगर ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो औरत उससे कहीं ज्यादा तेज और साइज में कहीं ज्यादा बड़ा है, जिससे कि वो तेजी से अपने डिस्टेंस को कवर कर रहा है। मगर वो और कुछ तक पहुंच पाता उससे पहले सिस्टम की तरफ से उसे नोटिफिकेशन मिलता है, जिसमें वो किम को उसके सब स्पेस में जाने के लिए पूछता है, और वो बिना हिचकिचाए अपने सब स्पेस में एंटर करता है। दोस्तों, फैसिलिटी में एंटर करते ही उसे पता चलता है कि वो ऑर्क उसकी तरह यहाँ अंदर नहीं आ सकता। उसे वहां एक ड्रोन आकर कहता है कि बिना उसकी मर्जी के कोई भी जिंदा या मुर्दा चीज, यहाँ तक कि किसी भी तरह की कोई भी एनर्जी उसके सब स्पेस में दाखिल नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा प्रोटैगनिस्ट इस सब स्पेस का मास्टर है। अब से दोस्तों मैं उस सब स्पेस को फैसिलिटी कहकर रेफर करूंगा, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ड्रोन की बातें सुनकर वो चौंक गया। फिर वो अपने आसपास की पूरी फैसिलिटी को देखता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये पूरी जगह अब उसकी है। वो ये सब देखकर कहीं ज्यादा खुश था, क्योंकि वो अब जान चुका है कि वो यहाँ पर अब पूरी तरह से महफूज है। सिस्टम के तौर पर पहली बार फैसिलिटी में एंटर करने के लिए उसे एक चमकीला पत्थर मिलता है, जिसका नाम है माना स्टोन, बट मैं उसे सिंपली पत्थर या एमपी पत्थर बुलाना ज्यादा पसंद करूंगा। फिर दोस्तों सिस्टम की तरफ से उसे थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। उस जानकारी के अनुसार पैक्स फुलफिलमेंट सेंटर, जिसे हम फैसिलिटी कहते हैं, वो 5 मंजिला एक इमारत है, जिसका कुल मिलाकर एरिया है करीब 33,000 स्क्वायर मीटर, जो 3,55,209 स्क्वायर फुट के बराबर होता है। दूसरी खिड़की में भी कुछ टेक्निकल चीजें लिखी हुई हैं, जिसे आप देख सकते हैं। जिसके बाद वो ड्रोन उसे कहता है कि जो पत्थर उसके पास है उसका इस्तेमाल करके वो अपनी फैसिलिटी को मेंटेन करने के लिए एनर्जी सप्लाई कर सकता है। एक पत्थर पूरी फैसिलिटी को 24 घंटे तक पावर देने की काबिल है। ये पूरी फैसिलिटी हर प्रोडक्ट के एनवायरनमेंट को खुद ही मॉडिफाइड कर देती है उस प्रोडक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जिसे स्टेबल रखने के लिए ही इन पत्थरों की जरूरत पड़ती है। और अगर इन्हें पावर सप्लाई मिलना बंद हो जाए तो इसके अंदर रखी खाने पीने की सभी चीजों पर ग्रेटली इफेक्ट पड़ेगा। किम जानता है कि खाने पीने की चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है किसी भी मनुष्य के जीवन में, खास करके तब जब बाहर का माहौल कुछ ऐसा हो। तो वो ड्रोन से पूछता है कि वो और पत्थरों को कैसे कलेक्ट कर सकता है। किम के सवाल का जवाब देते हुए वो ड्रोन कहता है कि वो पत्थर उसे दूसरी दुनिया से आए हुए लोगों से मिलेंगे, यानी इस तरह के मॉन्स्टर से। वो उसे तुरंत ही उस ड्रोन को वापस दे देता है, ये कहकर कि फिलहाल वो इस पत्थर का इस्तेमाल इस फैसिलिटी के मेंटेनेंस के लिए करे। अब सामने खड़े इस मॉन्स्टर को देखकर वो ड्रोन से कुछ औजार ले आने के लिए कहता है, क्योंकि वो जानता है कि जब तक वो मॉन्स्टर वहां खड़ा है तब तक वो वहां से बाहर नहीं जा सकता। बट वो श्योर नहीं है कि ये औजार उसकी मोटी चमड़ी को नुकसान पहुंचा पाएगा या नहीं। बट फिर भी वो एक छोटी सी कुल्हाड़ी उसकी ओर फेंक के मारता है, इस उम्मीद में कि वो अगर सीरियसली इंजर्ड भी हो गया तो फिर भी उसका काम हो जाएगा। मगर उसके बाद तब हमें पता चलता है कि उसका कुल्हाड़ी को फेंकना काम नहीं आया। हालांकि वो कुल्हाड़ी उसे लगी तो सही, बट वो इतना नुकसान नहीं कर पाए जितना किम ने सोचा था। और दोस्तों उसके बाद हमें पता चलता है कि ये फैसिलिटी किसी भी आइटम को डुप्लीकेट कर सकती है। किम ने जब उससे पूछा कि पहले इस डब्बे में 15 कुल्हाड़ियां थी, तो अब इतनी ज्यादा कैसे हो गई, तो तब ड्रोन उसका कंफ्यूजन दूर करते हुए उसे बताता है कि यहाँ पर जितनी भी आइटम्स हैं उन सबको ऑब्जेक्ट से इंफॉर्मेशन में पहले ही कन्वर्ट कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि सिस्टम यहाँ की हर चीज की डुप्लीकेट कॉपी बना सकती है। हालांकि उन चीजों की इंफॉर्मेशन को बदला जा सकता है, बट उसका असर उस पर्टिकुलर चीज की क्वांटिटी में या उसके स्टॉक पर नहीं पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर ये क्लियर नहीं है कि ये डुप्लीकेट करने वाली टेक्निक खाने पीने की चीजों पर भी काम करेगी या नहीं। अगर फैसिलिटी खाने की चीजों को भी डुप्लीकेट कर सकती है वाइल मेंटेनिंग द टेस्ट एंड फ्लेवर, तो दोस्तों हमारे प्रोटैगनिस्ट से ज्यादा खुश इंसान इस बर्बाद दुनिया में और कोई नहीं होगा। अब जबकि किम को हथियारों के स्टॉक की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तो वो फ्रीली इन कुल्हाड़ियों को जैसे तैसे उन मॉन्स्टर्स पर फेंक सकता है। बट वो ड्रोन किम को इससे भी बेहतर रास्ता बताता है। ड्रोन कहता है कि उसे मॉन्स्टर्स पर कुल्हाड़ी मैन्युअली फेंकने की जरूरत नहीं है। वो अगर चाहे तो इस कुल्हाड़ी को या इस फैसिलिटी के किसी भी प्रोडक्ट को ऑटोमेटिकली अपनी फैसिलिटी के बाहर शिप कर सकता है। ड्रोन अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि वो हर 30 सेकंड्स में किसी भी आइटम को शिप कर सकता है।
अगर उसे 30 सेकंड ज़्यादा लग रहे हैं तो वो माना पत्थरों की मदद से अपनी स्किल को अपग्रेड या इन्हेंस भी कर सकता है, जिससे कि उसकी स्किल के साथ साथ उस स्किल को यूज़ करने के जो भी कूलडाउन है वो भी कम हो जाएंगे। किम हैरान हो गए ये सब सुनकर कि शिपिंग भी एक स्किल है, लेकिन बाकी सारी बातों को साइड में रख कर वो ड्रोन से पूछता है कि वो इस स्किल का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। तब ड्रोन उसे बताता है कि उसे सबसे पहले किसी भी रजिस्टर्ड प्रोडक्ट के बारे में सोचना होगा और कहना होगा शिप, जिससे कि वो प्रोडक्ट उसके डिजायर लोकेशन पर ऑटोमेटिकली शिप हो जाएगा। और फिर अगले पैनल में हम देख सकते हैं कि किम ने अपनी स्किल का इस्तेमाल करके अपनी कुल्हाड़ी उस ऑर्क के टकले पे दे मारी है, जिसकी वजह से उस ऑर्क की इंस्टेंटली मौत हो जाती है। किम अपनी कुल्हाड़ी की रफ्तार को देखकर चौंक गया और तब हमें पता चलता है कि स्किल का इस्तेमाल करने में उसकी शिपिंग स्पीड का भी बहुत बड़ा रोल है। किम की वो कुल्हाड़ी उस और को जाकर लगी क्योंकि वो कुल्हाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वहां गई थी। और तब हमें ड्रोन के द्वारा ये भी पता चलता है कि वो इस स्पीड को कम या ज्यादा भी कर सकता है, बट फिलहाल उसे अगर अपनी लिमिट से ज्यादा रफ्तार चाहिए तो सबसे पहले उसे पत्थरों के जरिए अपनी स्किल को इनहेंस करना होगा, जिसके बाद ही वो अपनी स्किल्स को फ्रीली इस्तेमाल कर पाएगा। अब क्योंकि दोस्तों किम को ऑलमोस्ट सारी जानकारी मिल गई है तो फैसिलिटी से खुद के लिए कुछ कपड़े और इक्विपमेंट्स ढूंढता है, क्योंकि उसे पता है कि अब उसे क्या करना है। दोस्तों किम की सबसे पहली प्रायोरिटी है अपने परिवार की सेफ्टी को इंश्योर करना, जिसके लिए वो सियोल के मैप पर उसका परिवार जहां शिफ्ट हुआ है वहां तक का राउट प्लान करता है। वैसे हमारे प्रोटैगनिस्ट के पास कोई कार या बाइक नहीं है तो वहां तक जाने के लिए बाइसिकल का इस्तेमाल करेगा, जिसकी वैल्यू इस एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड में किसी भी सुपर कार से कम नहीं होगी। और फिर वो निकल जाता है अपने परिवार से मिलने के लिए। बट दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि इस बर्बाद दुनिया में साइकिल से सफर करना उतना ही खतरनाक हो सकता है जितना अपनी गर्लफ्रेंड को संभालना। फैसिलिटी से निकलते ही उसका सामना और मॉन्स्टर से होता है, और मैं सिर्फ आधे घंटे में ही हमारे मेन कैरेक्टर ने ऐसे 12 मॉन्स्टर्स को हरा दिया है। उन मॉन्स्टर्स का सामना करने के बाद उसे पता चला कि उसकी ये स्किल कितनी ओवरपावर्ड है। हाँ ये बात और है कि इस एबिलिटी का इस्तेमाल करने के लिए उस पर फिलहाल के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस जरूर हैं, बट उन्हें भी हटाया जा सकता है उन पत्थरों का इस्तेमाल करके। जैसे जैसे वो अपनी स्किल्स को अपग्रेड करेगा वैसे वैसे वो कूल डाउन भी कम होता जाएगा। और फिर दोस्तों हमें पता चलता है कि इस एबिलिटी की एक पैसिव स्किल भी है जिसका नाम है प्रोडक्ट रिट्रीवल। इसका इस्तेमाल वो ठीक वैसे ही कर सकता है जैसे मार्वल मूवीज में थॉर करता है मेयोनीर और स्टॉर्म ब्रेकर को अपने पास बुलाने के लिए। और दोस्तों इस स्किल से वो मॉन्स्टर्स के पत्थरों को भी उन्हें मारने के बाद रिट्रीव कर सकता है। इसका सिंपल सिंपल मतलब ये है कि वो पत्थर तब तक फैसिलिटी का प्रोडक्ट नहीं माना जाएगा जब तक कि किम उस मॉन्स्टर को जिसका वो पत्थर है उससे मार नहीं देता। हालांकि ये प्रॉपर कैसे काम करता है उसका आइडिया हमारे मेन कैरेक्टर को भी नहीं है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि अपने परिवार से मिलने के बाद वो अपने परिवार को भी इस फैसिलिटी में ले आएगा, जिससे कि वो उन सब को सुरक्षित रख सके। दोस्तों फैसिलिटी के बाहर कुछ वक्त गुजार कर किम को पता चलता है कि वो ऑर्क मॉन्स्टर्स ही अकेला खतरा नहीं है। बाहर और भी कई सारी प्रजाति के मॉन्स्टर्स हैं जिनका ना कि सिर्फ किम को बल्कि पूरी मानव जाति को सामना करना है। वो ये सब सोच ही रहा था कि उसे किसी की चीखें सुनाई देती हैं। अगले पैनल में हम देखते हैं कि कोई दो लोग किसी वाइवन टाइप मॉन्स्टर से बचने की कोशिश कर रहे हैं, जहां हम देख सकते हैं कि उसके पास अपनी जान बचाने के लिए सिर्फ एक खंजर है। मॉन्स्टर को इतना नजदीक से देखने के बाद उस दूसरे बंदे की टंगड़ियां कांपने लग जाती हैं, मगर वो वाइवन मॉन्स्टर उन्हें खाने के लिए आगे बढ़ता उससे पहले ही हमारा प्रोटैगनिस्ट आकर उन्हें बचा लेता है। किम के कपड़े देखकर उन दोनों को लगा कि वो कोई रियल मिलिट्री का सोल्जर है जिसने उनकी जान बचाई है। वो दोनों तुरंत ही किम का उनकी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करते हैं। किम तो बस खुश है कि दोनों उस मॉन्स्टर से जिंदा बच पाए, जिसके बाद वो उनका कंफ्यूजन दूर करते हुए कहता है कि वो कोई सोल्जर नहीं है, वो तो बस डिलीवरी कंपनी में जॉब करने वाला एक मामूली एम्प्लॉई है। वो लोग हैरान हो गए ये सुनकर कि अगर वो कोई मिलिट्री सोल्जर नहीं है तो उसने इस मॉन्स्टर को कैसे हराया। उनमें से का एक अज्यूम करता है कि किम के पास भी किसी तरह की कोई अवेकन एबिलिटी है। किम चौंक गया ये सुनकर। तब वो बंदा बताता है कि उसके पास भी एक एबिलिटी है। वो क्लियर करता है कि उसके पास किम की तरह कोई ऑफेंसिव एबिलिटी नहीं है। वो नहीं जानता कि ये कैसे काम करता है, बट उसे लगता है कि उसकी एबिलिटी एक ड्राइवर की है। हालांकि परिस्थितियों की वजह से उसे अब तक उसकी एबिलिटी को टेस्ट करने का मौका अब तक नहीं मिला है, बट वो श्योर है कि उसकी ड्राइविंग की ही एबिलिटी है। एनीवेज वो दूसरा बंदा जिसके पास कोई अवेकन एबिलिटी नहीं है वो बताता है कि इस एरिया में एक लॉजिस्टिक सेंटर है, जिसकी वजह से काफी सारे लोग यहाँ पर आए थे सरवाइव करने के लिए, मगर उन सब की किस्मत खराब निकली क्योंकि उनका पीछा करते करते यहाँ पर मॉन्स्टर्स भी आ गए, जिसकी वजह से कई सारे लोग मारे गए और अब उनमें से सिर्फ 10 या 15 लोग ही अब तक सरवाइव कर पाए हैं। उन्होंने फिलहाल किसी ब्लॉक ई के किसी अंडरग्राउंड टनल में शरण ली हुई है और ये दोनों भी उसी ग्रुप का हिस्सा हैं। दरअसल वो दोनों यहाँ ऊपर बाकियों के लिए राशन पानी का इंतजाम करने के लिए आए थे, बट यहाँ आकर उन्हें पता चला कि जिस लॉजिस्टिक सेंटर से उन्हें राशन पानी मिलने की उम्मीद थी वो पूरी की पूरी बिल्डिंग ही गायब हो चुकी है। फिर दोस्तों वो दोनों किम को अपने साथ अंडरग्राउंड टर्मिनल में आने के लिए इनवाइट करते हैं,
ये सोचकर कि किम के पास रहने की कोई जगह नहीं होगी और ना ही उसके पास खाना होगा, तो वो दोनों उसे यहाँ खाना भी ऑफर कर रहे हैं। किम नहीं जानता कि उन पर उसे भरोसा करना चाहिए या नहीं, मगर उन्होंने अभी अभी किसी व्हीकल का जिक्र किया है, जिसका मतलब ये है कि शायद इनके पास किसी तरह का चलाने लायक वाहन है। किम को वैसे रहने और खाने पीने की चीजों के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बट फिलहाल उसे जिसकी जरूरत है वो है इन्फॉर्मेशन। किम समझता है कि इनके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जो उसके काम आ सकती है। किम के पास इनके ऑफर को ना मानने की कोई वजह नहीं है, तो इसलिए वो राजी हो जाता है इनके साथ आने के लिए। जिसके बाद वो तीनों अंडरग्राउंड टर्मिनल की ओर जाने के लिए निकल जाते हैं, मगर उससे पहले किम वहां उनके पीछे से उस मॉन्स्टर का पत्थर छुपके से ले लेता है, जिसे उसने इन दोनों की जान बचाने के लिए हराया था। छुपके से इसलिए क्योंकि किम अपनी स्किल के बारे में किसी को भी बताने का रिस्क नहीं लेना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि मुश्किल की घड़ियों में ही इंसान का राक्षसी रूप बाहर आता है। अगर उनमें से किसी को पता चलेगा कि उसके पास खाने पीने की चीजों का लिटरली भंडार है, तो वो लोग उसे ही मारने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए प्रिकॉशंस के तौर पर किम डिसाइड करता है कि वो अपनी एबिलिटीज के बारे में यहाँ किसी को भी नहीं बताएगा। अगले पैनल में हम देख सकते हैं कि किम और वो बाकी दोनों वहां अंडरग्राउंड टर्मिनल में पहुंच चुके हैं, जहां वो देखते हैं कि उसमें से का कोई वहां ऑर्क मॉन्स्टर की डेड बॉडी के पास खड़ा हुआ है। हमें बताया जाता है कि ये मॉन्स्टर किसी तरह यहाँ आ गया और वक्त रहते उन्होंने सिचुएशन को संभाल लिया, जिससे कि वहां पर ऑर्क मॉन्स्टर की वजह से कोई भी जान हानि नहीं हुई। जिसका मतलब ये है कि ये जगह उतनी सेफ नहीं है जितनी वो लोग किम को बोलकर यहाँ ले आए थे। जिसके बाद दोस्तों वो दोनों किम के बारे में वहां सबको बताते हैं, और ये भी कि कैसे उसने अपनी किसी एबिलिटी से उनकी जान बचाई है। और ये सुनकर वहाँ सभी लोग बड़े ही अच्छे अंदाज में किम का शुक्रिया अदा करते हैं, ये कहकर कि वो दोनों उनके लिए एक परिवार के समान है। और इतना ही नहीं, उस ग्रुप का लीडर भी वहाँ किम के नज़दीक आकर उसके सामने झुककर उसका धन्यवाद करता है। जिसके बाद वो किम का यहाँ स्वागत करते हैं, ये कहकर के शर्माने की ज़रूरत नहीं है, ये जगह बाहर के कंपैरिजन में सेफ है। और अगर उनके पास खाना पानी खत्म भी हो जाएगा तो फिर भी वो लोग नज़दीकी लॉजिस्टिक सेंटर से यहाँ लेकर आ सकते हैं, जो दर्शाता है कि वो लोग यहाँ इसी उम्मीद में बैठे हुए हैं कि पास ही में एक लॉजिस्टिक सेंटर है, तो उन्हें यहाँ खाने पीने की कमी महसूस नहीं होगी। बट उस लीडर का भ्रम दूर करते हुए वो ड्राइवर उसे बताता है कि वो लॉजिस्टिक सेंटर किसी तरह से गायब हो गई, यानी पूरी की पूरी बिल्डिंग ही वहां से गायब हो चुकी है। लीडर को ऑब्वियसली भरोसा नहीं हो रहा था ड्राइवर की बातों का। लीडर फिर वहां सभी को बताता है कि डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ से कभी ना कभी तो जाना ही था। और तब हमें दोस्तों पता चलता है कि उनके पास व्हीकल्स तो हैं, मगर जो टनल वाला रास्ता उन्होंने चुना है वहां पर कई सारे वाइवन मॉन्स्टर्स ने अपना कब्जा जमा रखा है। और यही एक लौता रास्ता बचा है जो उन्हें इस एरिया से बाहर हाईवे पर ले जा सकता है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि इस आपातकालीन परिस्थिति की वजह से कई सारे रास्ते या तो ब्लॉक हो चुके हैं या तो फिर पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं, और यही एक लौता रास्ता बचा है जो इन्हें इस एरिया से बाहर ले जा सकता है। दोस्तों ये सुनकर किम को एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है, क्योंकि किम को यहाँ से बाहर निकलने के लिए कैसे भी करके एक व्हीकल की जरूरत तो होगी, और साथ में वो मॉन्स्टर्स के जरिए अपनी एबिलिटीज को भी अपग्रेड कर पाएगा। तो इसलिए वो लीडर से इंसिस्ट करता है कि वो भी उन्हीं के साथ व्हीकल्स में गुफा के जरिए बाहर निकलेगा, और वो भी बिना अपनी एबिलिटीज को उनके सामने रिवील किए। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि वो यहाँ पर किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता है। वो जानता है कि जब इंसानों के पास खाने को कुछ नहीं होता तो तब वो इंसान भी कब किसी मॉन्स्टर में बदल जाएगा इसका अंदाजा वो खुद इंसान को भी नहीं होता। यानी ऑल इन ऑल उसे यहाँ किसी पर भी भरोसा नहीं है। फिर तभी दोस्तों उसे सिस्टम की तरफ से हमारे प्रोटैगनिस्ट को कुछ खिड़कियां खुलती हुई दिखती हैं, जिसके मुताबिक कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स हैं जो वो इस वक्त अनलॉक कर सकता है। बट उस हर एक स्किल को अनलॉक करने के लिए उसे 10 पत्थर चाहिए, जो जाहिर है कि उतने उसके पास नहीं है। वो लीडर को कहता है कि टनल की सिचुएशन जानने के लिए वो वहां जाना चाहता है। दरअसल दोस्तों किम का प्लान एकदम ही सिंपल है। वो वहाँ इसलिए जाना चाहता है क्योंकि वहाँ ढेर सारे मॉन्स्टर्स हैं जिन्हें उसे पत्थर प्राप्त होंगे, और उन पत्थरों का इस्तेमाल करके वो अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकता है। जिसके बाद वो बाकियों के साथ वहाँ से व्हीकल लेकर निकल जाएगा अपने परिवार से मिलने के लिए। बट किम ने जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि लीडर ने उसकी सेफ्टी के बारे में सोचते हुए ड्राइवर को भी उसके साथ भेज दिया, जिसकी वजह से अब शायद उसका प्लान चौपट हो गया है। और ड्राइवर भी किम को अकेले वहाँ टनल में जाने नहीं देना चाहता था, क्योंकि जाहिर है हमारे प्रोटैगनिस्ट ने उसकी जान बचाई है और उसे विश्वास है कि आगे भी अगर ऐसा कुछ होगा तो किम फिर एक बार और उसकी जान बचाएगा। और दोस्तों ड्राइवर की बातें सुनकर किम हैरत में आ गया, जिसके जवाब में वो ड्राइवर से ये कहता है। किम ड्राइवर से पूछता है कि क्या उसे भी किसी तरह की खिड़कियां दिखाई देती हैं जैसी उसे दिखाई देती हैं अवेकन के बाद से। जिसके जवाब में वो ड्राइवर कहता है कि नहीं, उसे ऐसी कोई भी खिड़कियां नहीं दिखाई देती हैं, बट उसे ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं कि वो बाकियों से अच्छी ड्राइविंग कर सकता है। और अपनी ड्राइविंग का मुजाहरा देते हुए वो किम के सामने कुछ करतब दिखाता है, ये कहते हुए कि रास्ते पर भंगार गाड़ियां पड़ी हुई हैं जिसकी वजह से उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे लगता है कि उसे सिर्फ एक्सक्यूज चाहिए अपनी ड्राइविंग स्किल को दिखाने के लिए। रास्ते में उन्हें वाइवन मॉन्स्टर दिखता है
किम ड्राइवर से कहता है कि रुकने की जरूरत नहीं है। किम चाहता है कि वो बस ड्राइविंग करने पर फोकस रखे, क्योंकि उसे लगता है कि आगे भी उन्हें और भी कई सारे मॉन्स्टर्स दिखेंगे। किम की बातों को मानते हुए वो ड्राइवर बिना पीछे मुड़े साइकिल को चलाता ही रहा। मीनवाइल किम पीछे से उस मॉन्स्टर को मार देता है और एक बार फिर वो छुपके से उसके पत्थर को ले लेता है। और ऐसा तब तक चलता रहा जब तक कि वो उस टनल तक नहीं पहुंच गया जहां उन्हें जाना था। टनल के पास पहुंचते ही ड्राइवर रियलाइज करता है कि वो दोनों चारों ओर से मॉन्स्टर से घिरे हुए हैं। ड्राइवर की शक्ल देखकर हम कह सकते हैं कि वो पहले ही हार मान चुका है। परिस्थिति की गंभीरता को समझते हुए किम डिसाइड करता है कि यहाँ पर अपनी एबिलिटी को छुपाने का कोई फायदा नहीं है। वो अपने सारे पत्थर लगा देता है अपनी स्किल को अपग्रेड करने के लिए, ताकि वो कूल डाउन टाइमर को कम कर सके। और फिर वो तुरंत ही उन मॉन्स्टर्स पर हमला कर देता है, जिसके बाद चैप्टर के आखिरी पैनल में हम देखते हैं कि किम अपनी फैसिलिटी को उस ड्राइवर के सामने रिवील करता है। अगले चैप्टर की शुरुआत होती है उसी कूल डाउन टाइमर से, जिसे किम ने अभी अभी अपग्रेड किया है। हम देख सकते हैं कि टाइमर इतना नीचे गिर चुका है कि अब उसे सिर्फ 5 सेकंड्स तक ही वेट करना होगा अपनी शिपमेंट एबिलिटी का फिर से इस्तेमाल करने के लिए। ड्रोन उसे कहता है कि अगर उसे अपने टाइमर को और नीचे लाना है तो उसे सबसे पहले अपनी इस विशालकाय फैसिलिटी का लेवल बढ़ाना होगा, जिसके बाद ही वो अपनी स्किल्स को फर्दर अपग्रेड कर पाएगा। किम ड्राइवर को उसके पास में ही खड़े रहने के लिए कहता है, ताकि वो उससे उन मॉन्स्टर्स के हमलों से बचा सके। और फिर मॉन्स्टर्स और किम की फाइट शुरू हो जाती है, जिसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। ड्राइवर किम की इन एबिलिटीज को देखकर शॉक हो गया। हालांकि वो अभी भी ये नहीं कह सकता कि किम की एबिलिटी क्या है, बट वो इतना तो समझ गया है कि किम के लिए ये सारे मॉन्स्टर्स कुछ भी नहीं है। ड्राइवर अब जाके समझा कि किम को वो व्हीकल्स क्यों चाहिए, क्योंकि अगर उसे जिंदा बचना ही होता तो वो इस फैसिलिटी में रहकर भी बच सकता है। वो ड्राइवर एडमिट करता है कि वो किम से थोड़ा जेलस है। उसे भी पता है कि अगर उसके पास भी कोई ऐसी एबिलिटी होती तो वो भी अपने परिवार के पास तेजी से पहुंच सकता है। किम उन मॉन्स्टर्स को हरा कर बारी बारी उनसे पत्थर जमा करता है। ड्राइवर को भी नहीं पता था कि इन मॉन्स्टर्स से उसे कोई ऐसे चमकीले पत्थर भी मिल सकते हैं, क्योंकि ऐसा ड्राइवर ने पहली बार देखा था। किम उसे समझाता है कि इन पत्थरों का इस्तेमाल करके वो अपनी एबिलिटी को और भी इनहेंस कर सकता है। जिसके बाद ड्राइवर किम की एबिलिटी की तारीफ करता है। वो कहता है कि अगर वो चाहे तो टनल के मॉन्स्टर्स को वो अकेले ही हरा सकता है। किम उस ड्राइवर को जताने की कोशिश करता है कि वो ऐसे किसी भी इंटेंशंस के साथ यहाँ पर नहीं आया है, पर सिर्फ हम जानते हैं कि उसका ओरिजिनल प्लान क्या था। किम बताता है कि वो नहीं चाहता कि किसी को भी उसकी एबिलिटी के बारे में पता चले। ये सुनकर वो ड्राइवर उससे माफी मांगता है। उसे लगता है कि वो किम के लिए अड़चन बना हुआ है और वो समझ गया है कि क्यों किम उसे अपने साथ नहीं लाना चाहता था। किम कहता है कि सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, और वो दोनों फिर वापस टर्मिनल की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में बात करते करते जब किम ने उसे बताया कि वो किस तरफ जा रहा है, तो तब वो ड्राइवर खुश हो गया। वो उसके सामने एक ऑफर रखता है। वो कहता है कि उसे जहाँ जाना है उसके रास्ते में ही उसका होम टाउन आता है, और रास्ता भी करीब करीब एक ही है। तो वो ड्राइवर चाहता है कि किम और वो दोनों साथ में सफर करें। ड्राइवर को अपनी स्किल पर भरोसा है, बट वो मॉन्स्टर्स को हरा सके इतना काबिल नहीं है। तो वो यहाँ किम की मदद चाहता है। वो चाहता है कि वो उसे उसके होम टाउन में छोड़ दे, जो उसके रास्ते में ही आएगा। बदले में उसकी ड्राइविंग स्किल किम को काम आ सकती है, तो किम की शिपिंग स्किल उस ड्राइवर को काम आ सकती है। और वो ये प्रॉमिस भी करता है कि अगली बार वो उसके रास्ते में नहीं आएगा, और अगर वो चाहे तो बदले में वो उसे अपना खाना भी देने के लिए तैयार है। किम सोच में पड़ गया। उसे लगता है कि ये बुरा आइडिया नहीं है। अब क्योंकि ड्राइवर को उसकी एबिलिटी के बारे में पता चल चुका है, तो यहाँ पर उसके पास मौका है अपनी एबिलिटीज को बाकियों से छिपाने का। और वैसे भी ड्राइवर ने पहले ही उस पर अपना भरोसा दिखाया है, तो वो जानता है कि वो भरोसे लायक इंसान है। उसे भी ड्राइवर पर भरोसा करना ही होगा। जिसके बाद किम उसके ऑफर को मान लेता है, मगर सिर्फ एक शर्त पर। वो कहता है कि टनल के मॉन्स्टर से वो खुद ही निपट लेगा, लेकिन बदले में वो चाहता है कि बाकी के लोग उसके रास्ते में ना आए, क्योंकि वो अपनी एबिलिटीज को किसी के भी सामने रिवील नहीं करना चाहता है। इसलिए वो चाहता है कि बाकियों से बात करने की जिम्मेदारी उसकी होगी, जिसे वो ड्राइवर खुशी खुशी मान लेता है, ये कहकर कि फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बाकी के लोग वही करेंगे जो मैं उनसे कहूंगा। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि ड्राइवर वहां टर्मिनल में बाकियों से इस बारे में बात कर रहा है। वो उनसे कहता है कि किम राजी हो गया है उनके बदले में टनल को साफ करने के लिए। वो वहां सभी से कहता है कि हमें सिर्फ बाहर रहकर किम का वेट करना होगा। मैं जानता हूँ कि आप लोग किम की एबिलिटीज के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं, बट मैं आपको सबको जबान देता हूँ कि फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग किम और उसकी एबिलिटीज पर भरोसा रखें। उसकी मदद से हम यहाँ से जल्द निकलने में कामयाब हो सकते हैं। ये सब सुनकर किम हैरान हो गया, बट वो शुक्र मनाता है कि ड्राइवर ने उसकी एबिलिटी की सबके सामने पोल नहीं खोल दी। किम श्योर नहीं है कि लोग उसकी बात को मानेंगे या नहीं, मगर वो वहां सबसे कहता है कि कल सुबह होने से पहले वो टनल पूरी तरह से साफ हो जाएगी। उनका लीडर किम के बोल्ड क्लेम से हैरान नहीं है, और ना ही वो किम को उसकी एबिलिटी के बारे में पूछेगा। वो किम का धन्यवाद करते हुए अपने पास के कुछ फूड सप्लाई को उसे ऑफर करता है, ये कहकर कि किम उनके लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर उनके लिए रास्ता बनाएगा।
इसलिए थैंक यू गिफ्ट के तौर पर वो चाहता है कि वो उनके गिफ्ट को स्वीकार करे। दोस्तों, वो लोग किम को वो चीज दे रहे हैं जो इस बर्बाद दुनिया में कहीं ज्यादा कीमती है। किम उन सबको समझाने की कोशिश करता है कि उसे खाने की चीजें देने की जरूरत नहीं है। ये खाना वो श्योर है कि उन्होंने बड़ी मेहनत से इकट्ठा किया होगा और हो सकता है कि ये खाना उन्हें रास्ते में या उनके परिवार के लिए काम आए। मगर वो कुछ और कहता उससे पहले ही वो ड्राइवर पीछे से आकर उनके गिफ्ट को स्वीकार करने के लिए कहता है। ड्राइवर उसे कहता है कि परिवार तो उसका भी होगा, इसलिए वो खाना उसे भी काम ही आएगा। जिससे किम के साथ साथ हमें भी पता चलता है कि जैसी परसेप्शन हमारे इन लोगों के लिए थी वो गलत थी। और फिर वो सभी लोग रात होते ही वहां पर पार्टी करने में लग जाते हैं, ये सोचकर कि अगली बार शायद उन्हें ऐसा मौका अब दोबारा नहीं मिलेगा। वो लोग अपने फूड सप्लाई में से सब के लिए ड्रिंक्स निकालते हैं और पूरी रात पार्टी शार्टी करते हैं। अगली सुबह फिर किम चला जाता है उस टनल को क्लियर करने के लिए और हम देख सकते हैं कि बाकी सभी सर्वाइवर्स वहां टनल के बाहर किम का इंतजार करेंगे उसके लौटने का। नए चैप्टर की शुरुआत होती है एक छोटी सी बैक स्टोरी के साथ, जहां हम किम को अपनी बहनों से लड़ता हुआ देख सकते हैं और उसके पिता बच्चों को समझाने के बजाय उनके आपसी मनमुटावों को एडमायर करते हैं, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के इकलौते हैं, जिससे कि उन्हें कभी मौका ही नहीं मिला अपने किसी भी सिबलिंग्स के साथ इस तरह क्लोज रहने का। ये सारे किम के बचपन के वो कुछ पल हैं जो उसे आज भी याद आते हैं। ये सारा कुछ तब शुरू हुआ जब उन सर्वाइवर्स का लीडर नशे की हालत में धुत अपने बच्चे और परिवार को याद कर रहा था। रात को पार्टी खत्म हो जाने के बाद ड्राइवर जब किसी वजह से नींद से उठा तो तब उसे पता चलता है कि किम वहां पर बाकियों के साथ नहीं था। वो उसे ढूंढने के लिए बाहर जाता है और तब वो देखता है कि किम वहां व्हीकल्स में कुछ भर रहा है। वो उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि वो इतनी रात को सोने के बजाय यहाँ पर क्या कर रहा है। ड्राइवर ने जब उस ट्रक के अंदर झांक कर देखा तो तब वो हैरान हो गया। उस ट्रक के अंदर किम ने साइकिल के साथ साथ ढेर सारा सामान भर दिया है, जिसे देखकर वो चौंक गया। दरअसल किम ने ट्रक में बहुत सारा खाना और बाकी कुछ जरूरी चीजें भर के रखी हैं। और दोस्तों, इतना ही नहीं, ये तो सिर्फ एक ही ट्रक है, उसने वहां पड़े बाकी सारे ट्रक्स में भी ऐसा ही किया है। किम ने लॉजिस्टिक्स के खाने को उन सभी 15 ट्रकों में भर के लोड कर दिया है। शायद इसलिए क्योंकि किम उन पर भरोसा ना करने के लिए खुद को गिल्टी महसूस कर रहा था, क्योंकि किम ने अब तक उनकी अच्छाई को एक्नॉलेज ही नहीं किया और इसलिए शायद उसे लगा कि उसे उन सब की मदद करनी चाहिए। फ्लैशबैक खत्म होते ही हम देखते हैं कि किम वहाँ मॉन्स्टर से लड़ रहा है और लड़ते लड़ते हमें पता चलता है कि उसका ओरिजिनली प्लान ये था कि वो बाकियों को भी उनके अपने अपने सप्लाईज के साथ अपनी फैसिलिटी में रखना चाहता था। मगर ड्रोन कहता है कि उसे ऐसा कुछ करने के लिए सबसे पहले उसे अपने सब स्पेस का लेवल बढ़ाना होगा। लेवल 2 हासिल करने के बाद ही वो अपनी फैसिलिटी में 20 लोगों को रख पाएगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि फैसिलिटी का लेवल बढ़ाने के लिए उसे 100 पत्थरों की जरूरत है। अगर वो इस टनल के सारे मॉन्स्टर्स को हरा भी देगा तब भी उसके पास इतने पत्थर नहीं होंगे कि वो फैसिलिटी के लेवल को बढ़ा सके। जिसका मतलब ये है कि फिलहाल के लिए तो वो अपने प्लान के मुताबिक नहीं चल सकता। मगर वो जानता है कि आज नहीं तो कल किसी भी तरह से जल्द उसे फैसिलिटी का लेवल बढ़ाना ही होगा, क्योंकि उसका प्लान आज भी वही है जो पहले था, और वो है अपने पूरे परिवार को फैसिलिटी में जगह देना। फिर हम देखते हैं कि किम टनल को साफ करने के बाद बाहर आता है, जिसके बाद वो लीडर अपनी एक छोटी सी स्पीच देता है जिसमें वो कामना करता है कि सभी लोग सुरक्षित रूप से अपनी अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं। किम उन सबको अलविदा कहता उससे पहले वो सबसे कहता है कि अगर उनमें से कोई रास्ते में कहीं किसी मुसीबत में पड़ जाए तो वो लोग अपने अपने ट्रकों के अंदर जो उसने सामान रखे हैं उसे वो लोग चेक कर लें। उसे विश्वास है कि उसकी चीजें कहीं ना कहीं सबके काम जरूर आएंगी। जिसके बाद वो सब लोग अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। दोस्तों, फिर अगले पैनल में हमें पता चलता है कि किम ने उस टनल में एक ऐसे मॉन्स्टर को देखा था जो बाकियों से कहीं ज्यादा बड़ा और दिखने में अलग था। मगर किम उस मॉन्स्टर को मार पाता उससे पहले वो वहां से कुछ और मॉन्स्टर्स के साथ वहां से भाग गया। वो रास्ते में इसी सोच में पड़ा था कि वो मॉन्स्टर इतना अलग क्यों था। शायद वो मॉन्स्टर बाकियों के मुकाबले अडल्ट होगा, या फिर हो सकता है कि वो उस पैक का लीडर हो। किम सोच में पड़ा ही था कि ड्राइवर एक झटके के साथ अपनी गाड़ी को रोक देता है। वो लोग देखते हैं कि उनके आगे का रास्ता ब्लॉक है। ऐसा लग रहा है जैसे मिलिट्री ने यहाँ पर जानबूझकर फेंसेस लगवाए हैं। ड्राइवर सजेस्ट करता है कि उन्हें दूसरे रास्ते से जाना होगा, मगर वो लोग वहां से रिवर्स गियर लगा के वहां से निकल पाते उससे पहले किम को वहां कुछ दिखाई देता है। वो 4 पैरों पर चलने वाले मॉन्स्टर्स को देखते हैं। किम देखता है कि साइड वॉक पर इनफ जगह है उनके ट्रक के लिए। वो ड्राइवर से कहता है कि हम यहीं से जाएंगे। एक तरफ ड्राइवर शॉक में था तो दूसरी तरफ किम बड़ा ही खुश था, मानो जैसे उसे पत्थर जमा करने की कोई खान मिल गई हो। बट वेट, हमें दिखता है कि वहां पर उन कुत्तों के साथ एक और मॉन्स्टर भी है जो वहां उनसे लड़ रहा है। ये देखकर किम को कुछ आइडिया आता है। वैसे उसका आइडिया है तो बड़ा सिंपल, बट ऐसे मौके पर शायद उसे लगता है कि वो असरदार होगा। उसका आइडिया ये है कि जब तक वो मॉन्स्टर्स आपस में लड़ रहे हैं तब तक वो लोग वहां से साइड से निकल जाएंगे, और जब उनमें से कोई एक मॉन्स्टर दूसरे को हरा देगा तो तब वो लोग रोड क्रॉस करने के बाद वापस आकर बाकियों को मार देंगे। और दोस्तों, जैसा उन्होंने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। वो लोग रोड क्रॉस करने के बाद थोड़ा सा आगे जाकर रुक गए और वो देखते हैं कि उन कुत्तों ने अपनी संख्या का फायदा उठाते हुए उस ऑर्क मॉन्स्टर को हरा दिया है। जिसके बाद अब किम को सिर्फ
उन कुत्तों का ही सामना करना है। उस ऑर्क से उन कुत्तों का ध्यान भटकाते हुए किम उन पर हमला कर देता है। दोस्तों, किम उस पर रेफ्रिजरेटर फेंक के मारता है। वैसे वो चाहता तो कुल्हाड़ियों का भी इस्तेमाल कर सकता था, बट वो कुत्ते तेजी से उसके अटैक को डॉज करने में माहिर हैं, इसलिए अपने काम को एफिशिएंट तरीके से पूरा करने के लिए वो उन पर रैपिड फायर रेफ्रिजरेटर स्पैम करता है, क्योंकि वो समझ गया कि फ्रिज का वजन ही काफी है इन कुत्तों को हराने के लिए। हम देख सकते हैं कि वो वहां बस खड़े खड़े उबासियां खा रहा है, जबकि दूसरी ओर फैसिलिटी के अटैक की वजह से कुत्ते लेफ्ट एंड राइट गिर रहे हैं। वहाँ ये सब होता देख ड्राइवर की क्या शक्ल थी हम देख ही सकते हैं। उसे लगा था कि किम सिर्फ कुल्हाड़ियां ही फेंक सकता है, उसके लिए ये आंखों देखा हाल पचा पाना मुश्किल हो रहा था। किम देखता है कि ड्राइवर किसी सोच में पड़ा हुआ है। जब ड्राइवर ने उससे पूछा कि इतना सारा सामान किसी एक लॉजिस्टिक सेंटर में कैसे हो सकता है, तो तब वो ये कंफर्म करके बताता है कि उसकी फैसिलिटी का कोई भी सामान खत्म नहीं हो सकता। जब तक पीछे क्लीनिंग का काम चालू है, तब तक वो दोनों थोड़ा नाश्ता करने के लिए बैठ जाते हैं। खाते खाते फिर वो लोग आपसी बातों में लग गए। किम उससे कहता है कि जब भी उसे किसी चीज की जरूरत पड़े तो तब वो उसे बता सकता है, बट ड्राइवर को अब कुछ भी नहीं चाहिए। दरअसल वो खुश है, क्योंकि सामने का ब्रिज क्रॉस करते ही 1 घंटे में वो अपने घर पहुंच जाएगा। वो बस यहाँ प्रे करता है कि सारे के सारे सुरक्षित हों एंड मोस्ट ऑफ ऑल जिंदा हों। ड्राइवर को इतना इमोशनल होता देख किम उसे कुछ कपड़े ऑफर करता है, ये कहकर कि वो अपने परिवार से ऐसे खून वाले कपड़े पहनकर नहीं मिलना चाहेगा। और वैसे भी पीछे क्लीनिंग का काम खत्म होने में थोड़ा वक्त लगेगा, तो किम को लगता है कि ऐसे में उसे अपने परिवार से मिलने की तैयारी करनी चाहिए। क्लीनिंग का काम खत्म होते ही वो लोग वहां से निकल जाते हैं। और दोस्तों, ड्राइवर अपने परिवार से मिलने के लिए इतना उतावला था कि उसने 1 घंटे का सफर सिर्फ 20 मिनट में ही खत्म कर दिया, जिससे कि हमें पता चलता है कि ड्राइवर और किम अपने पहले डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। और सफर की वजह से किम की क्या हालत हो गई है हम देख ही सकते हैं। दोस्तों, ड्राइवर वहां नोटिस करता है कि बिल्डिंगों की हालत क्या हो रखी है। एक तो ये एरिया पहले से ही बहुत पुराना है, और ऊपर से महामारी ने इस एरिया की हालत बद से बदतर कर दी है। मगर यहाँ पर उसे शहर की तरह कहीं भी कोई शव दिखाई नहीं दिया है, तो हो सकता है कि ये एरिया फिलहाल मॉन्स्टर्स के हमलों से सुरक्षित हो। वो बस होप करता है कि उसका परिवार घर पर सही सलामत हो। 1 घंटे का सफर महज 20 मिनट में पूरा करने के बाद वो लोग फाइनली अपने पहले डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। मगर ऐसा लग रहा है कि ड्राइवर अभी भी तैयार नहीं है दरवाजे की घंटी बजाने के लिए। हो सकता है उसे यहाँ बुरे बुरे ख्याल आ रहे हो। वो नहीं जानता कि वो खुद को कैसे प्रिपेयर करे, तो इसलिए किम आगे बढ़ता है और ड्राइवर की घबराहट को देखकर वो कहता है कि अगर वो चाहे तो उसके बदले में वो डोरबेल बजा सकता है। किम जानता है कि ड्राइवर तैयार नहीं है अपने परिवार के लोगों की लाशें देखने के लिए, इसलिए ड्राइवर के बदले में वो हिम्मत करके डोरबेल बजाता है। और दोस्तों, जब दरवाजा खुला तो तब हम देखते हैं कि ड्राइवर का परिवार सही सलामत है, और उन्हें इस तरह जिंदा देखकर ड्राइवर की आंखें भर आईं और झपकते हुए वो अपनी वाइफ और बच्ची को गले लगा लेता है। बट फिर दोस्तों, जब ड्राइवर किम को अपने परिवार से इंट्रोड्यूस कर रहा था, तो तब पता नहीं क्या हुआ, किम की आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगा, जिसके बाद वो वहीं घर के बाहर बेहोश हो जाता है। फिर दोस्तों, किम को अपने परिवार से जुड़ी कुछ यादें याद आने लगती हैं। उसमें से कई सारी यादें अच्छी थी, कुछ बुरी थी, और कुछ ऐसी भी थी जिसने किम को जीवन का मतलब समझाया। दोस्तों, ये शायद उस पल की याद है जब किम की दादी गुजर गई थी। वो अपने पिता से पूछता है कि वो क्यों नहीं रो रहे बाकियों की तरह, जिसके जवाब में उसके पिता कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं निराश नहीं हूँ। वो कहते हैं कि उससे कहीं ज्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ। वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें हर वक्त ही किसी के जाने का दुख हो, क्योंकि जो वक्त उन्होंने साथ में बिताया है, उनके जाने के बाद जब आप उन पलों को फिर से याद करते हैं, तो आपके अंदर कई सारी भावनाएं जाग जाती हैं। तो ऐसे में वो मानते हैं कि उनके जाने के बाद उन्हें गम से भरी नजरों से विदा करना ठीक नहीं होगा, अगर आप सचमुच में उस व्यक्ति की परवाह करते हैं तो। और किम के पिता का मानना है कि प्यार का लेन देन कभी आसान नहीं होता, क्योंकि वो एक इंसान के तौर पर किसी भी दूसरे इंसान के जज्बातों को तोल नहीं सकते। फिर हमें वो भी दृश्य दिखाए जाते हैं जहाँ किम की बड़ी बहन उसे बुल्ली कर रही है, जिसे देखकर उसके पिता किम को समझाते हैं कि उसे अभी शायद पता नहीं चल रहा होगा, बट ये भी एक प्यार ही है। हमें पता चलता है कि किम बचपन में लगातार दूसरों से बुल्ली होता रहा है, फिर चाहे वो मिडिल स्कूल हो या फिर हाई स्कूल हो, लेकिन हर बार उसे बचाने के लिए बीच में उसकी बड़ी बहन आ जाती थी। ये वही बहन है जिसे बचपन में बॉक्सिंग क्लब या स्पोर्ट्स क्लब जाना पसंद था। यानी उसकी पहली बड़ी बहन स्मार्ट और इंटेलिजेंट थी, तो वहीं उसकी दूसरी बहन लड़कों वाले शौक रखती थी। किम को हर वो पल याद आते हैं जो उसने अब तक जिए, यानी स्कूल से लेकर हाई स्कूल का सफर, फिर उसका अपने परिवार के साथ बैठकर हर रोज डिनर करना, यहाँ तक कि उसका मिलिट्री को ज्वाइन करना भी, जहाँ वो खुद को हमेशा ही अकेला पाता था। फिर दोस्तों, किम होश में आता है, जहाँ हम देख सकते हैं कि घबराहट के मारे उसके चेहरे से पसीना निकल रहा है। वो तुरंत ही फैसिलिटी से कुल्हाड़ी उठाता है, ये सोचकर कि कहीं आसपास कोई मॉन्स्टर्स तो नहीं। मगर जब वो शांत हुआ तो तब वो सामने ड्राइवर के परिवार को देखता है, जो वहाँ डाइनिंग टेबल पर कुछ खाने के लिए बैठे हुए हैं। किम अपने आसपास देखता है तो तब उसे रियलाइज होता है कि वो ड्राइवर के घर पर है। किम के पूछने पर ड्राइवर की वाइफ बताती है कि वो पिछले 3 घंटों से ऐसे ही आराम से सो रहा था,
जिसकी वजह से उन्होंने किम को जगाना ठीक नहीं समझा। फिर उसकी वाइफ किम का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि ड्राइवर ने उसे बताया था कि कैसे उसने उसके हस्बैंड की मदद की यहाँ तक आने में। जवाब में किम उसकी वाइफ को मना करते हुए कहता है कि ऐसा नहीं है, बदले में ड्राइवर ने भी उसका बहुत साथ दिया है। जिसके बाद ड्राइवर भी अपनी नींद से उठता है और उसे कहता है कि उसने सिर्फ साथ दिया है, उसने किम की वैसी मदद नहीं की जैसी उसने अब तक उसकी की है। बातें खत्म करने के बाद वो दोनों खाना खाने बैठ जाते हैं। खाना खत्म हो जाने के बाद ड्राइवर उसे सडनली कहता है कि उसे जहाँ जाना है वो उसे ड्राइव करके वहां छोड़ देगा। अब ये सुनकर किम हैरान हो गया। ड्राइवर फिर उसे अपने घर के बाहर ले जाता है और कहता है कि उसे जहाँ जाना है उसे वहां ले जाने में वो उसकी मदद करेगा, बट बदले में ड्राइवर को सिर्फ उसकी बाइसिकल चाहिए होगी ताकि वो फिर वहां से वापस अपने परिवार के पास लौट सके। किम समझ नहीं पा रहा है कि ड्राइवर उसे उसको ले जाने के लिए इतना इंसिस्ट क्यों कर रहा है। किम ने उसे लंबे समय तक चल सके उतना सप्लाई पहले ही दे दिया है और अब तो वो अपने परिवार के पास भी पहुंच गया है। वो चाहे तो यहाँ अपने परिवार के पास रह सकता है, बट बजाय इसके वो उसे उसके घर छोड़ना चाहता है। जब किम ने ड्राइवर से इसकी वजह पूछी तो तब वो ड्राइवर कहता है कि वो ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि किम ने उसकी जान बचाई है, और इतना ही नहीं, उसने उसे अपने परिवार से मिलने का भी मौका दिया। वो जानता है कि अगर खुद ब खुद वो उस शहर से निकलने की कोशिश करता तो वो शायद उसके परिवार को कभी नहीं देख पाता, और इसलिए वो किम का शुक्रगुजार है। और तो और उसकी वाइफ ने भी ड्राइवर को कहा था कि इस मुश्किल की परिस्थिति में वो अकेले नहीं है। जैसी परिस्थितियां उनके लिए हैं वैसे ही किम के लिए भी हैं। अपनी वाइफ की बातें सुनकर ड्राइवर भी मोटिवेट हो गया। वो जानता है कि उसकी तरह किम भी अपने परिवार से मिलने के लिए ही निकला है। जितनी फिक्र उसे है उतनी ही फिक्र किम को भी अपने परिवार के लिए हो रही होगी, और वैसे भी यहाँ तक पहुँचने में किम ने उसकी मदद की है, तो इसलिए ड्राइवर को लगता है कि अब उसकी बारी है किम को उसे अपने परिवार से मिलाने की। और उसे लगता है कि ऐसे में वो किम की मदद नहीं करेगा तो और कौन करेगा, और यही वजह है कि वो किम की किसी भी तरह से मदद करना चाहता है। ड्राइवर की ये बातें सुनकर ऐसा लगता है कि वो ड्राइवर को लेकर थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गया है। इसलिए किम सबसे पहले उसे अपनी फैसिलिटी के कुछ स्किल्स के बारे में बताता है, और ये भी कि कैसे उसकी फैसिलिटी की सारी आइटम्स डुप्लीकेट हो सकती हैं। जिसके बाद वो ड्राइवर से कहता है कि वो वहां तक अकेले नहीं जा सकता, उसे अपने परिवार से मिलने के लिए उसे उसकी जरूरत होगी। वो कहता है कि वो एक बार अगर अपने सब स्पेस के लेवल को बढ़ा लेगा तो तब वो सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसकी वाइफ और बच्ची को भी सुरक्षित रख पाएगा। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि किम ने ड्राइवर और उसके परिवार को इनवाइट किया है आकर उसके सब स्पेस में रहने के लिए, ताकि ड्राइवर अपने परिवार की फिक्र किए बिना ही किम को उसकी मंजिल तक पहुंचा सके। किम ड्राइवर को वादा करता है कि अगर वो उसे उसके परिवार से मिलाने के लिए उसकी मदद करेगा तो बदले में वो उसे और उसके परिवार को सुरक्षित रखेगा। और यह सुनकर ड्राइवर भी खुश हो गया क्योंकि वो जानता है कि इससे अच्छी डील उसे इस बर्बाद दुनिया में कभी नहीं मिल सकती। फिर दोस्तों हम देख सकते हैं कि किम 100 पत्थरों का इस्तेमाल करके अपने सब स्पेस के लेवल को बढ़ा देता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि जहां पहले उसे मेंटेनेंस के लिए सिर्फ एक पत्थर चाहिए होता था, वहां अब उसे 6 पत्थर चाहिए होंगे, जो उसकी फैसिलिटी को सिर्फ 24 घंटे तक ही पावर दे पाएगा। दोस्तों, फिर एक और नोटिफिकेशन खिड़की किम को दिखती है जिसमें लिखा है कि वो एक बार और अपनी सब स्पेस की एबिलिटी का इस्तेमाल करके किसी आइटम को स्टोर कर सकता है, और तो और उसकी कुछ एबिलिटीज की इन्हेंसमेंट भी अब अपग्रेड के साथ अवेलेबल है। अब इसका मतलब क्या है ये यहाँ पर क्लियर नहीं है, बट अगले पैनल में हम देख सकते हैं कि ड्राइवर और उसका परिवार किम की फैसिलिटी में एंटर करते हैं। दोस्तों, ड्राइवर और उसका परिवार हैरान हो गए इस पूरी फैसिलिटी को देखकर, जिसके बाद किम उन्हें कहता है कि इस पूरी फैसिलिटी में अगर इन्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो पैक्स नाम की इस रोबोट से पूछ ले, वो इन्हें वो सारी चीजें ला कर देगा जिनकी उन्हें जरूरत होगी। जिसके बाद वो ड्राइवर से कहता है कि हम अब अगले 30 मिनट में यहाँ से निकल जाएंगे, तो वो चाहता है कि ड्राइवर थोड़ा सा आराम कर ले क्योंकि वो दोनों पिछली रात से ही मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों, अगले चैप्टर की शुरुआत होती है कुछ रिप्लेस के साथ, जहां हमें फिर से सिस्टम और फैसिलिटी का रनडाउन दिया गया है जिसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे। बट जब किम यूं ही अपनी फैसिलिटी में चिल मार रहा था तो तब हमें पता चलता है कि लेवल अप हो जाने के बाद उसकी कुछ और स्किलें भी अनलॉक हुई हैं, जिसके मुताबिक अगर वो चाहे तो अपने सब स्पेस में किसी लैब को भी इंस्टॉल कर सकता है, जिससे कि वो अपने सब स्पेस के रजिस्टर्ड आइटम को कंबाइंड, सेपरेट या ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है। लेकिन उसके लिए उसे 50 मॉन्स्टर्स को मार कर उनसे पत्थर लेने होंगे। वैसे इसका असल में मतलब क्या है वो हमारा प्रोटैगनिस्ट भी नहीं जानता, बट फिर उसे एक और नोटिफिकेशन की खिड़की दिखती है जिसमें लिखा है कि किम एक बार और किसी ऑब्जेक्ट को अपने सब स्पेस में स्टोर कर सकता है। ये ठीक वैसी नोटिफिकेशन है जैसी किम को शुरुआत में मिली थी, जिसके बाद उसने एक पूरी लॉजिस्टिक बिल्डिंग को ही अपने सब स्पेस में स्टोर कर लिया था। जिससे दोस्तों हमें पता चलता है कि जो बिल्डिंग किम ने अपने सब स्पेस में स्टोर की थी वो एक्चुअली एक ऑब्जेक्ट है, ना कि उसके सब स्पेस का कोई हिस्सा। यानी जैसे जैसे वो लेवल अप होगा वैसे वैसे वो और भी कई सारी चीजों को, बड़ी वाली चीजों को स्टोर कर पाएगा। वो क्यूरियस है कि इस बार ऐसा क्या है जो उसे अपने सब स्पेस में स्टोर करना चाहिए। जिसके बाद दोस्तों पता नहीं उसे क्या सूझा कि वो सिस्टम से कहता है कि वो इस पूरी धरती को ही अपने सब स्पेस में स्टोर करना चाहता है। किम से कंफर्मेशन लेने के बाद सिस्टम उसे बताती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है फॉर सम रीजन।
जिसके बाद वहां पर ड्राइवर आता है और साथ मिलकर वो लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता तय करते हैं। जब किम ने उससे पूछा कि उसका प्लान तो उसकी बेटी के साथ खेलने का था, तो तब वो बताता है कि उसकी बेटी यहाँ थोड़ी देर खेलने के बाद ही सो गई। ऐसा लग रहा है जैसे वो घर के बजाय खुद को यहाँ सेफ महसूस कर रही है। जिसके बाद ड्राइवर किम को तहे दिल से थैंक यू कहता है, मगर हमारा प्रोटैगनिस्ट उसका थैंक यू नहीं लेता, ये कहकर कि हम दोनों यहाँ पर सिर्फ एक दूसरे की मदद ही कर रहे हैं, जिसके लिए उसे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो दोनों वहां से फिर तेजी से निकल जाते हैं। तेजी से मतलब बहुत तेजी से। वो ड्राइवर गाड़ी को भगाए जा रहा था, बिना ये सोचे कि किम को ये पसंद है भी या नहीं। दरअसल उसे लगता है कि यही एक रास्ता है जिससे कि वो किम की किसी तरह मदद कर सकता है। और सिचुएशन अब तो ये हो गई है कि हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने आंसू भी नहीं छिपा पा रहा है। मगर दोस्तों, इनका सफर ज्यादा लंबा नहीं चला, क्योंकि वहां से बाहर निकलते ही उन्हें एक बार फिर किसी तरह के बैरिकेड्स दिखाई देते हैं। और ये ऐसे वैसे बैरिकेड्स भी नहीं है, ये मिलिट्री लेवल के बैरिकेड्स हैं, जहाँ गाड़ियों को रोकने के लिए स्पाइक्स भी लगाए गए हैं। वैसे वहां उस एरिया में एक मिलिट्री बेस है तो, पर यहाँ पर उन्हें मिलिट्री का कोई भी बंदा दिखाई नहीं दे रहा है। तो किम थोड़ा सस्पिशियस हो पाता उससे पहले ही वो देखता है कि पीछे से एक मिलिट्री का ट्रक उनकी तरफ तेजी से आ रहा है, मगर उस ट्रक में लोग मिलिट्री के नहीं लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उन लोगों की काफी पहले से ही उन पर नजर थी। अब देखो, वो लोग क्या चाहते हैं ये तो एकदम ही क्लियर है इस पॉइंट पर फिर भी वो लोग इन्हें अवॉइड नहीं कर सकते। तो किम सबसे पहले ड्राइवर को फैसिलिटी में भेज देता है, शायद इसलिए क्योंकि वो उन लोगों से अकेले ही निपटने की सोच रहा है। क्योंकि किम समझता है कि अगर वो लोग इन्हें मारना ही चाहते तो कब का दूर से ही मार चुके होते। किम यहाँ उम्मीद कर रहा है कि इनके पास भी कुछ ऐसा होगा जो उनके काम आएगा। वो लोग किम के पास आते ही सबसे पहले उसे पीछे का दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं। जब उन बैंडिट्स को पता लगा कि ट्रक के पीछे ढेर सारा खाने का सामान है, तो उनकी आंखें चमक गई। उन्हें लगा कि उनके हाथों कोई बहुत बड़ा जैकपॉट लग गया है। और वो किम से कहते हैं कि ये सारा सामान अब उनका है। और दोस्तों, किम और उन चोरों की कन्वर्सेशन कहाँ तक जाएगी इसका अंदाजा मुझे भी नहीं था। जब उन्होंने किम को पूछा कि उसके पास ये सारा सामान कहाँ से आया, तो वो बिना हिचकिचाए उनसे कहता है कि वो ये सारा खाना किसी लॉजिस्टिक सेंटर से यहाँ लेकर आया है। अगर वो इन्हें उस लॉजिस्टिक सेंटर का पता बता भी देगा तो फिर भी वो लोग वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि वहां के रास्ते या तो ब्लॉक हैं या तो फिर नष्ट हो चुके हैं। बट फिर वो कहता है कि अगर वो चाहें तो उनके लिए और भी खाना वो लेकर आ सकता है। और दोस्तों, ये सुनते ही उस चोर के एक्सप्रेशंस बदल गए। वो सीरियस होते हुए किम से पूछता है कि वो उनके लिए और कितना सामान लेकर आ सकता है। उनका जवाब देते हुए किम कहता है कि वो लोग जो अपने सामने उसके ट्रक में देख रहे हैं वो सिर्फ एक छोटा टुकड़ा है। जिसके बाद वो लोग किम को उसके पेट में पंच मारकर उसके सर पे काला कपड़ा डालकर उसे ले जाते हैं अपने बॉस के पास। अगले पैनल में हम देखते हैं कि वो चोर अपने बॉस को किम के बारे में और उसने जो कहा है उसके बारे में उन्हें बताते हैं। किम के सर से काला कपड़ा हटने के बाद हम किसी किंग पिन टाइप के बंदे को उसके सामने कुर्सी पर बैठा हुआ देख सकते हैं, जिसके हाथ में कई सारे टैटूज भी हैं। वो किम से डायरेक्टली पूछता है कि उसके पास जो भी सारा कुछ सामान है वो किम किस लॉजिस्टिक सेंटर से यहाँ लेकर आया है। जिसके बाद किम उस लॉजिस्टिक सेंटर का नाम उन्हें बताता है। जब किम ने उससे पूछा कि वो लोग उसे कहाँ लेकर आए हैं, तो तब वो टैटू वाला बताता है कि वो लोग कम्युनिकेशन हेडक्वार्टर्स में है, जो दुनिया के बर्बाद होने से पहले एक मिलिट्री बेस हुआ करता था। हालांकि वो टैटू वाला बंदा खुद भी एक मिलिट्री ऑफिसर था, बट उसे कई सालों पहले उसे उसकी सर्विस से छुट्टी मिल चुकी थी, इसलिए उसे नहीं पता था कि इस बेस का क्या हुआ है। उसके बाद वो बाहर की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये हर रोज शाम के 6 बजे यहाँ इस बेस पर आता है। किम अपनी नजर बाहर की तरफ घुमाता उससे पहले उसे उस मॉन्स्टर की आवाज सुनाई देती है। जब उसने बाहर देखा तो तब वो एक विशाल काय वाइवन मॉन्स्टर को देखता है। दोस्तों, वो मॉन्स्टर इतना ताकतवर है कि उसे यहाँ की मिलिट्री ने भी गन्स का इस्तेमाल करके उसे मारने की कोशिश की, मगर वो सारे नाकामयाब हुए। जिसके बाद उन्हें अपनी कई सारी मिलिट्री सोल्जर्स गंवाने पड़े। जिसके बाद वो लोग बाहर से मर्सिनरीज को हायर करने लगे इस मॉन्स्टर को हराने के लिए। मगर जब इस टैटू वाले ने यहाँ आकर देखा कि इस बेस की मिलिट्री बहुत कमजोर हो चुकी है, तो तब उसने ही मौके का फायदा उठाते हुए इस पूरे बेस को अपने कंट्रोल में ले लिया। और अब शायद एक ही सोल्जर बचा है जिसकी उन्होंने ये हालत कर दी है। वो टैटू वाला अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं मारा क्योंकि तुम कुछ ऐसा जानते हो जिससे उसे फायदा होगा। वो कहता है कि यहाँ पर मिलिट्री ग्रेड वेपन्स तो बहुत पड़े हुए हैं, मगर खाना कब का खत्म हो चुका है। तो वो चाहता है कि किम उस लॉजिस्टिक सेंटर में जाकर उनके लिए ढेर सारा खाना लेकर आए। वो लोग कल सुबह निकलेंगे। अगर किम इसमें कामयाब होता है तो तब वो लोग खुशी खुशी किम को अपने परिवार में शामिल करेंगे, जिसका फायदा उसे ये होगा कि बदले में उसे इन लोगों का सपोर्ट मिलेगा, जिससे कि वो इन मॉन्स्टर से बचा रहेगा। जिसके बाद किम कहता है कि वो सोच ही रहा था कि वो क्या स्टोर करे, ये परफेक्ट है उसके लिए। फिर वो तुरंत ही पैक्स को ऑर्डर देता है कि वो अभी के अभी इस जॉइंट कमांड कम्युनिकेशन हेडक्वार्टर्स को अपने सब स्पेस में स्टोर करे। उस टैटू वाले को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या बोल रहा है, मगर वो रियलाइज कर पाता उससे पहले ही वो पूरा हेडक्वार्टर वहां से गायब हो जाता है। जिसके बाद उसका क्या बेवकूफ़ाना रिएक्शन था हम देख ही सकते हैं।